हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल अड्डा। दोस्तों, हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड 5000 प्लस जीके जीएस का सीरीज को देख रहे थे, जिसे हम लोग प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कवर कर रहे हैं, जो एडिटोरिया के बुक से लिया गया है। अभी तक हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 11 तक देख लिया है। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 12 को कवर करेंगे। अगर आपने पहले की वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उसे देख लीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली सारी महत्वपूर्ण वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। अपने दोस्तों से भी शेयर करिएगा दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। पहला प्रश्न है, हरित क्रांति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। चलिए देखते हैं। पहला है, भारत में हरित क्रांति का पिता डॉक्टर स्वामीनाथन को माना जाता है, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा है, भारत में हरित क्रांति का प्रथम चरण 1966 से 1981 तक चला था। ये भी सही है। तीसरा है, प्रथम चरण में इसे हरियाणा, पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश में लागू किया गया था, जो कि बिल्कुल सही है। चौथा है, हरित क्रांति से चावल, दाल एवं गन्ने उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई थी, तो ये गलत हो जाएगा। दोस्तों, हरित क्रांति में चावल एवं गेहूं की काफ़ी अच्छी फसल हुई थी, चावल और गेहूं, ना कि दाल एवं गन्ना। तो ये कथन गलत हो जाएगा, और इसमें यही पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन परियोजना एवं लाभान्वित राज्य सही सुमेलित नहीं है। चलिए देखते हैं। पहला है, टिहरी बांध परियोजना, जो कि उत्तराखंड में स्थित है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, नागार्जुन सागर परियोजना, जो आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर है, ये भी सही है। टिहरी बांध दोस्तों भागीरथी नदी पर है। भागीरथी और भिलांगना, इन दो नदियों के संगम पर है टिहरी बांध, जबकि नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर है। तिलैया परियोजना, ये बिहार में ना होकर यह झारखंड में स्थित है, ये तो कौन सा सुमेलित नहीं है, तिलैया परियोजना सुमेलित नहीं है। ये कहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा झारखंड में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। तो जान लेते हैं पहले गोदावरी की सहायक नदी कौन कौन सी है। मंजीरा, इंद्रावती, पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, ये सब जो है यह गोदावरी की सहायक नदी है। जबकि कोयना नदी यह कृष्णा की सहायक नदी है। कौन सी नदी की सहायक नदी है कोयना नदी, तो कृष्णा की सहायक नदी है कोयना नदी, और ये महाराष्ट्र में बहने वाली नदी है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य तटीय सीमा की लंबाई कितनी है। दोस्तों, मुख्य तटीय सीमा पूछ रहा है। मुख्य तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। कितना है, 6100 किलोमीटर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेकिन पूरे भारत की जो भूमि है, यानी कि अंडमान निकोबार, दमन द्वीप, यानी केंद्र शासित प्रदेश को भी मिलाकर अगर बात करें कि भारत की तटीय सीमा कुल तटीय सीमा कितनी है, तो वो है 7516 किलोमीटर। ठीक है, आपको याद रखना है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, मृदा की उर्वरकता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है। दोस्तों, मृदा की उर्वरकता बढ़ाने के लिए दलहनीय फसल को उगाया जाता है। किसको उगाया जाता है, दलहनीय फसल को। तो इसमें से दलहनीय फसल है उड़द, तो उड़द इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। दोस्तों, दलहन की खेती करने पर जो मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है वो पूरी हो जाती है, और मृदा की उर्वरकता वापस लौट जाती है। इसीलिए दलहनीय फसल मृदा की उर्वरकता को बढ़ाता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर कौन प्राप्त करता है। पारिस्थितिकी तंत्र में दोस्तों उच्चतम पोषण सर्वाहारी प्राप्त करता है। कौन प्राप्त करता है, सर्वाहारी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, धारणीय कृषि से क्या तात्पर्य है। दोस्तों, धारणीय कृषि एक ऐसी कृषि है जो भूमि की गुणवत्ता को बनाए रखता है। आपको ध्यान रखना है, क्या है धारणीय कृषि, जो भूमि की गुणवत्ता को बनाए रखता है, ऐसी कृषि को धारणीय कृषि कहते हैं। यानी जो वर्तमान में अभी के लिए अपने यूज में भी लाए और आने वाले पीढ़ियों के लिए भी उस भूमि की उर्वरकता को बरकरार रखे, तो ऐसी कृषि को धारणीय कृषि कहते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस प्रकार की कृषि जिसमें भूमि की गुणवत्ता बनी रहती है। अगला प्रश्न है,
डिस्टिल्ड वाटर के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है? दोस्तों, डिस्टिल्ड वाटर विद्युत का कुचालक होता है क्योंकि इसके अणु में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विद्युत का कुचालक है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? दोस्तों, ट्रांसफार्मर प्रत्यावर्ती धारा के लिए प्रयुक्त किया जाता है, केवल एसी करंट के लिए प्रयुक्त किया जाता है ट्रांसफार्मर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री सांग्यून भारत में कब आया था? दोस्तों, चीनी यात्री सांग्यून भारत में 518 ईस्वी में आया था और 520 ईस्वी में चला भी गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 518 ईस्वी। अगला प्रश्न है, तुर्कान चहलगामी को समाप्त किसके द्वारा किया गया था? पहले आपको बता दें तुर्कान चहलगामी था क्या। दोस्तों, तुर्कान चहलगामी इल्तुतमिश द्वारा बनाया गया 40 सरदारों का दल था। क्या था? इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया 40 सरदारों का दल, जिसको बलबन ने समाप्त किया। किसने समाप्त किया? बलबन ने। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस चट्टान प्रणाली से चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी प्राप्त होता है? दोस्तों, यह विंध्य पर्वत से प्राप्त होता है। चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर या चीनी मिट्टी कहाँ से प्राप्त होता है? विंध्य पर्वत से। दोस्तों, विंध्य पर्वत भारत के पश्चिमी मध्य भाग में स्थित है। कहाँ स्थित है? भारत के पश्चिमी मध्य भाग में। अगला प्रश्न है, भारत में किस धार्मिक समूह की वृद्धि दर निम्न में से कम है? इसमें से कौन सा धार्मिक समूह है जिसका वृद्धि दर सबसे कम है? तो वो है जैन धर्म। कौन सा धर्म है? जैन धर्म है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो जैव विकास को सर्वप्रथम लैंडमार्क के द्वारा समझाया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लैंडमार्क। अगला प्रश्न है, मतदान के समय प्रयुक्त अमीट स्याही किस पदार्थ से बनाई जाती है? आप देखे होंगे जब आप वोट डालने जाते हैं तो आपके उंगली पे एक नीले रंग की स्याही लगाई जाती है। वो स्याही किसकी बनी होती है? दोस्तों, वो स्याही सिल्वर नाइट्रेट की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सिल्वर नाइट्रेट की। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। मतदान के समय लगाई गई स्याही सिल्वर नाइट्रेट की बनी होती है। अगला प्रश्न है, प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा हुआ? तो प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा हुआ। कब हुआ था? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा हुआ था, जिसमें प्रांत में द्वैत शासन को समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता को प्रारंभ किया गया था। क्या किया गया था? प्रांत में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया था भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा, और उसी के जगह पर प्रांतीय स्वायत्तता को प्रारंभ कर दिया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होने का सिद्धांत भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? दोस्तों, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना यह कनाडा के संविधान से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? कनाडा के संविधान से। कनाडा के संविधान से और क्या क्या लिया गया है? तो केंद्र की ओर से राज्यपाल की नियुक्ति, ये भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट का परामर्श न्याय निर्णायक होगा, ये भी कनाडा के संविधान से ही लिया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है? दोस्तों, ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख टोटल 36 बार किया गया है, 36 बार किया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है, कपास के रेशे को किससे प्राप्त किया जाता है? दोस्तों, कपास के रेशे को उसके बीज से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है? बीज से। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सा है जो सुमेलित नहीं है? एक तरफ घास का मैदान दिया हुआ है, दूसरी तरफ देश दिया हुआ है। पहला है प्रेरी। प्रेरी यह उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा है पंपास घास का मैदान, जो दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है, ये भी सही है। तीसरा है वेल्ड, जो कि दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है, अफ्रीका में पाया जाता है, ये भी सही है। वेल्ड कहाँ पाया जाता है? दक्षिण अफ्रीका में। पंपास दक्षिण अमेरिका में।
प्रेरी उत्तरी अमेरिका में, जबकि स्टेपीज जो है यह उत्तरी अफ्रीका में ना पाया जाता है, यह मध्य एशिया यानी कि यूरेशिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मध्य एशिया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? दोस्तों, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक मोहम्मद गजनी था। कौन था? मोहम्मद गजनी, जिसने भारत पर टोटल 17 बार आक्रमण किया, और इसका सबसे जो आखिरी आक्रमण था वो 17वीं आक्रमण था, सोमनाथ मंदिर को जिसमें लूटा था। किसको लूटा था? सोमनाथ मंदिर को लूटा था, जो कि गुजरात में स्थित है। दोस्तों, मोहम्मद गजनी को मूर्ति भंजक के नाम से भी जानते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी सुल्तान की उपाधि सबसे पहले जो धारण किया था वो मोहम्मद गजनी था। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सबसे पहले अस्थाई सेना की नींव रखी? दोस्तों, अस्थाई सेना की नींव सबसे पहले अलादीन खिलजी ने रखी। किसने रखी? अलादीन खिलजी ने तुर्की सेना पर आधारित अस्थाई सेना की नींव रखी। दोस्तों, अलादीन खिलजी खून और फौलादी की नीति को अपनाया था। कौन सी नीति अपनाया था? खून और फौलाद की नीति को अपनाया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अलादीन खिलजी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो चलिए देखते हैं कौन सुमेलित नहीं है। इलेक्ट्रॉन, इसके खोजकर्ता जे थॉमसन थे, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा है प्रोटॉन, इसके खोजकर्ता गोल्डस्टीन। तीसरा है न्यूट्रॉन, इसके खोजकर्ता जेम्स चैडविक, जो कि दोनों सही है। और चौथा है मेसोन, इसके खोजकर्ता रदरफोर्ड नहीं है। मेसोन के खोजकर्ता भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे। कौन थे? भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगला प्रश्न है, ठोस एरोसोल का उदाहरण है। दोस्तों, एरोसोल कहते किसको है? तो एरोसोल में ठोस कण एवं द्रव्य कण का मिश्रण को एरोसोल कहते हैं। इसमें ठोस एरोसोल का उदाहरण कोहरा है। कौन सा है? कोहरा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोहरे में ठोस कण भी पाए जाते हैं और द्रव्य के भी कण पाए जाते हैं, इसलिए ठोस एरोसोल कोहरा हो गया। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में सरकार द्वारा प्रस्तुत किसी विधेयक के गिर जाने का क्या अर्थ होता है? तो राज्यसभा में सरकार द्वारा प्रस्तुत अगर कोई विधेयक गिर जाता है, मतलब कि राज्यसभा में सत्ताधारी दल का बहुमत अब नहीं है। क्या हो जाएगा? राज्यसभा में सत्ताधारी दल का बहुमत नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है, भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। दोस्तों, भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा पूर्वोत्तर मानसून के कारण होती है, जो कि बंगाल की खाड़ी से नमी को प्राप्त करता है, और यह अक्टूबर और नवंबर के महीने में होता है। कब होता है? अक्टूबर और नवंबर के महीने में होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ युद्ध दिया हुआ है और दूसरी तरफ उस युद्ध के समय जो गवर्नर जनरल थे उसका नाम दिया हुआ है। चलिए देखते हैं, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। दोस्तों, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय हुआ था। किसके समय होता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। दूसरा है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध लॉर्ड हार्डिंग के समय हुआ था। तीसरा तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। दोस्तों, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम पे हुआ था। किसके टाइम पे हुआ था? लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम पे। चौथा है प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, या लॉर्ड ऑकलैंड के टाइम पे हुआ था। तो इसका सही सम्मिलित क्या हो जाएगा? सी, 1 का सी, 2 का बी, 3 का ए और 4 का डी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। जिसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का समुचित क्रियान्वयन निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है नीति निर्देशक तत्व का समुचित क्रियान्वयन? तो दोस्तों, इस सबसे पहले आपको बताएं नीति निर्देशक तत्व में कि कैसे कैसे चीज़ों को रखा गया था। तो इसके तहत ऐसी चीज़ को रखा गया था जो संविधान बनने के वक्त कम साधन या फिर पर्याप्त शक्ति की कमी होने के कारण लागू नहीं किया जा सकता था। तो ऐसे ही शक्तियों को कहा गया था कि जब सरकार की इच्छा होगी या फिर पर्याप्त साधन हो जाएगा तो उसे सरकार लागू कर देगी, अपने इच्छानुसार लागू कर देगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए,
कि सरकार की इच्छा शक्ति और पर्याप्त साधनों की उपलब्धता पर नीति निर्देशक तत्वों को लागू किया जाता है। नीति निर्देशक तत्व को क्या किया जाता है? नीति निर्देशक तत्व को लागू किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती कमीजों के रूप में जाना जाता है? तो लाल कुर्ती कमीज के रूप में खुदाई खिदमतगार को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? खुदाई खिदमतगारों को लाल कुर्ती अभियान के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, लाल कुर्ती आंदोलन हुआ कब था? तो यह 1929 ईस्वी में हुआ था। और इसको किसने शुरू किया था? जैसे खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा खुदाई खिदमतगार को स्थापित कर उसी के लोगों के द्वारा लाल कुर्ता अभियान को चलाया गया था। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खुदाई खिदमतगार। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। एक तरफ खोज दिया हुआ है और दूसरी तरफ उसके खोजकर्ता दिया हुआ है। पहला में है रेडियम, रेडियम के खोजकर्ता मैडम क्यूरी हैं। दूसरा है पेनिसिलिन, इसके खोजकर्ता अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। एक्सरे के खोजकर्ता डब्ल्यू रॉन्टजन थे और चेचक के खोजकर्ता एडवर्ड जेनर थे। कौन थे? एडवर्ड जेनर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2, 1, 4 और 3, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए किस पार्टी को लोकसभा या आम चुनाव अथवा राज्य विधान चुनाव में आवश्यकता होती है? किस चीज़ का होता है राष्ट्रीय दल बनने के लिए? किस किस चीज़ का आवश्यकता होता है? तो दोस्तों आपको बता दें, जो राष्ट्रीय दल की दर्जा प्राप्त करने के लिए जाता है उसे 4 राज्यों से लोकसभा का चुनाव या फिर विधानसभा का चुनाव लड़ना पड़ता है। 4 राज्यों से मान्यता प्राप्त करनी होती है। लोकसभा में 4 सीट जीतने होते हैं। कुल जो वोट पड़ता है उस वोट का कुल 6% वोट उसे प्राप्त करना होता है और 4% मत के साथ करना होता है। तो ये सभी के सभी जो है वो राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे संगीत शास्त्र पर संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर, सुप्रबंधन आदि ग्रंथ लिखा? तो दोस्तों यह राणा कुंभा के द्वारा लिखा गया संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर और सुप्रबंधन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में जिला नियोजन समिति का उल्लेख है? तो दोस्तों जिला नियोजन समिति का उल्लेख अनुच्छेद 243 के ZD में है। किसमें है? अनुच्छेद 243 के ZD में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पूछ रहा है कौन सा कथन सही है पूछ रहा है। चलिए देखते हैं कौन सा कथन इसमें से सही है। पहला है, भारतीय संविधान में बजट शब्द का उल्लेख 103 में किया गया है, तो जो कि गलत दिया हुआ है। दोस्तों भारतीय संविधान में बजट शब्द के जगह पर वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है, जो कि आर्टिकल 112 में इसकी चर्चा की गई है। किसमें की गई है? आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे हम लोग बजट कहते हैं, इसकी चर्चा की गई है। दूसरा है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष की सहायता से करता है। ये भी गलत है। दोस्तों कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा का स्पीकर करता है, ना कि राष्ट्रपति। कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर। तो ये दोनों गलत हो गया। तीसरा है, संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, जो कि बिल्कुल सही है। धन विधेयक की चर्चा 110 नंबर आर्टिकल में किया गया है। चौथा है, धन विधेयक सरकार के कोई भी सदस्य द्वारा पुनर्स्थापित किया जा सकता है, जो कि गलत है। दोस्तों धन विधेयक राष्ट्रपति द्वारा ही पुनर्स्थापित किया जाता है, ना कि कोई भी सदस्य द्वारा। तो ये भी गलत है। इसमें से सही कौन सा है? केवल सी सही है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में है। अगला प्रश्न है कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सदस्य की
संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। तो दोस्तों यह 31वें संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा सदस्य की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संविधान बनाने वाली ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे? तो दोस्तों संविधान बनाने वाली ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है? चलिए देखते हैं। पहला है अनुच्छेद 143, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी अधिकारिता की चर्चा की गई है, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा है अनुच्छेद 136, इसमें अपील के लिए सर्वोच्च न्यायालय की विशेष इजाज़त की जरूरत होती है, विशेष आज्ञा की जरूरत होती है, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा है अनुच्छेद 226, यह उच्च न्यायालय की रीट जारी करने की शक्ति देता है, ये भी सही है। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को रीट जारी करने की शक्ति देता है। आप हमें कमेंट में बताइए कि सुप्रीम कोर्ट को यानी उच्चतम न्यायालय को रीट जारी करने की शक्ति कौन देता है, कौन सा आर्टिकल देता है? चौथा है अनुच्छेद 131, जो कि उच्चतम न्यायालय का एक अभिलेख न्यायालय है, ये गलत है। उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसकी चर्चा 131 में नहीं की गई है। अब 131 में की क्या गई है? तो केंद्र, राज्य एवं अंतर्राज्यीय राज्यों में जब विवाद हो जाता है तो उससे संबंधित विवाद को सुलझाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को मूल क्षेत्राधिकार प्रदान है। क्या है? केंद्र, राज्य एवं अंतर्राज्यीय विवाद से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय को मूल क्षेत्राधिकार प्रदान है, आर्टिकल नंबर 31 में। तो इसका इसमें गलत कौन सा है? आर्टिकल नंबर 131 गलत है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कौन सा शब्द उल्लेखित नहीं है? दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक, गणराज्य ये सभी शब्द उल्लेखित है, जबकि लोक कल्याण और संघीय ये शब्द उल्लेखित नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। लोक कल्याण और संघीय शब्द यानी 2 और 3 यह संविधान में, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। अगला प्रश्न है, जब सकल घरेलू उत्पाद में से उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीन और पूंजी के मूल्य में आई कमी को घटा दिया जाए तो इसे क्या कहते हैं? जब दोस्तों सकल घरेलू उत्पाद में जब उत्पादकता की प्रक्रिया प्रयुक्त होती है तो उसमें जो मशीनरी खराबी आती है, उसकी पूंजी में जो कमी आती है, उस कमी को जब घटाया जाता है तो एनडीपी यानी निबल घरेलू उत्पाद निकल के आता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, निवल घरेलू उत्पाद। अगला प्रश्न है, सेबी का पूर्ण रूप है? दोस्तों सेबी का पूर्ण रूप सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किसे विश्व बैंक के उदार ऋण की खिड़की कहा जाता है? दोस्तों विश्व बैंक के उदार ऋण की खिड़की अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? IDA को कहा जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की स्थापना आर्थिक विकास को बढ़ाने एवं ऋण तथा अनुदान उपलब्ध कराने के लिए 24 सितंबर 1960 ईस्वी को किया गया था। कब किया गया था? 24 सितंबर 1960 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, निम्न में से एक सुमेलित नहीं है, इसमें से कौन सा है जो सुमेलित नहीं है? पहला है पिट्स इंडिया एक्ट, जो कि लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पे आया था, बिल्कुल सही है। दूसरा है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये भी लॉर्ड डलहौजी के समय आया था, ये भी सही सुमेलित है। वर्नाकुलम प्रेस एक्ट, जो कि लॉर्ड लीटन के टाइम पे आया था, ना कि कर्जन के टाइम पे, लॉर्ड लीटन के टाइम पे आया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। और एल्बर्ट विल, जो कि लॉर्ड रिपन के टाइम पे आया था, ये बिल्कुल सही है। तो इसमें से कौन सा गलत है? ऑप्शन नंबर सी गलत है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है, बाल विवाह रोकने के लिए एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट कब लाया गया था? दोस्तों एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट 1891 ईस्वी में लाया गया था। कब लाया गया था? 1891 में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है।
अगला प्रश्न है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक वी.डी. सावरकर है। कौन है? वी.डी. सावरकर है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन पादप कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांक है? दोस्तों पादप कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांक प्लास्टिड है। कौन सा है? प्लास्टिड। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है, नींबू निचोड़ने की मशीन किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है? दोस्तों द्वितीयक वर्ग के उत्तोलक का उदाहरण है नींबू निचोड़ने की मशीन। कौन सा है? द्वितीयक वर्ग के उत्तोलक का उदाहरण। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। चलिए देखते हैं। पहला है जीवाणु विज्ञान। जीवाणु विज्ञान ल्यूवेन हॉक से संबंधित है। सूक्ष्म जीव विज्ञान लुई पाश्चर से संबंधित है। आधुनिक अनुवांशिकी जो है यह टी.एच. मॉर्गन के द्वारा दिया गया था। और प्रतिरक्षा विज्ञान यह एडवर्ड जेनर के द्वारा दिया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3, 4, 2 और 1, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है, कार्य का मात्रक होता है। दोस्तों कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, न्यूटन मीटर होता है। ये तीनों जो है यह कार्य का मात्रक है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें एवं असत्य कथन की पहचान करें। इसमें असत्य कथन, इसमें थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों इस क्वेश्चन में। इसमें सत्य कथन की पहचान करने को कह रहा, अगर यहाँ पे होता तो सही होता, या फिर इसका जो ये कूट है ये दिया हुआ गलत है। चलिए देखते हैं। जैन धर्म आत्मावाद में विश्वास करता था लेकिन ईश्वरवाद में विश्वास नहीं करता था, जो कि बिल्कुल सही है। जैन धर्म आत्मावाद में विश्वास करता था लेकिन ईश्वर को नहीं मानता था। दूसरा है, जैन धर्म अपने आध्यात्मिक विचार न्याय दर्शन से ग्रहण किया, तो ये गलत हो जाएगा। जैन धर्म अपना आध्यात्मिक विचार दोस्तों सांख्य दर्शन से प्राप्त किया था। और तीसरा है, अनेकांतवाद का संबंध जैन धर्म से है, जो कि बिल्कुल सही है। अनेकांतवाद का संबंध जैन धर्म से है। तो इसमें अगर आप यहाँ सत्य कर लीजिएगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1 और 3 सही है। अगला प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो चलिए देखते हैं कौन सा सही है। पहला है, वह भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल का निर्माण कराने के लिए प्रसिद्ध है, जो कि बिल्कुल सही है। दोस्तों फिरोज शाह तुगलक के द्वारा भारत में नहरों का जाल का निर्माण करवाया गया था। दूसरा है, उसने दीवाने खैरात विभाग की स्थापना की थी, जो गरीब मुसलमान, अनाथ स्त्री और विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था। ये भी सही है। तीसरा है, वह हक सब्र नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था, जो कि बिल्कुल सही है। सिंचाई कर लगाने वाला वह दिल्ली का पहला सुल्तान था और उसका नाम था हक सब्र। चौथा है, उसने अशोक के 2 स्तंभ मेरठ तथा टोपड़ा से दिल्ली लाया था, जो कि बिल्कुल सही है। उसने अशोक के 2 स्तंभ को मेरठ और टोपड़ा से दिल्ली लाया था। तो इसका चारों का चारों कूट जो है वो सही है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1, 2, 3 और 4 सही है। तो दोस्तों हमारा आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।